जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी वाला पे। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए ज्योग्राफी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों, ये जो आज का टॉपिक है यह पार्ट 2 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आपके सामने पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों क्षेत्र में समान स्थान रखता है। यानी कहने का मतलब है कि क्षेत्रफल में और जनसंख्या में दोनों में क्रम उसका समान है। तो आपके सामने ऑप्शन है, और पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी है ब्राज़ील और ऑप्शन नंबर डी है कनाडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में ब्राज़ील जो है देश, वह जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी क्रम में दोनों समान स्थान रखता है। आइए देख लेते हैं कि जनसंख्या के क्रम में कौन कौन सा देश आता है। तो इसमें एक ट्रिक है, वो ट्रिक आप लोग याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। रुक चीन अब आ भारत, क्षेत्रफल के क्रम में क्षेत्रफल के अनुसार देशों का क्रम। ये जो ट्रिक है, क्षेत्रफल के अनुसार देशों का क्रम। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सा देश शामिल है। रू का मतलब यहाँ हो जाएगा रूस, क का मतलब हो जाएगा कनाडा, ये चीन है तो ये चीने रहेगा, चीन है तो चीने रहेगा। अ का मतलब हो जाएगा अमेरिका, ब का मतलब हो जाएगा ब्राज़ील, आ का मतलब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और ये भारत है तो भारत ही रहेगा। तो क्षेत्रफल के अनुसार हम देशों का क्रम देख लिए हैं। घटते क्रम में सब जो क्रम है, कैसा क्रम है दोस्तों? घटते क्रम आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। तो रुक चीन अब आ भारत, ये ट्रिक याद रहेगा तो क्षेत्रफल के अनुसार जो भी देश है वो आसानी से याद हो जाएगा। तो रू का मतलब यहाँ हो जाएगा रूस, क का मतलब हो जाएगा कनाडा, चीन है तो चीने रहेगा। अब अ का मतलब हो जाएगा अमेरिका, ब का मतलब हो जाएगा ब्राज़ील, आ का मतलब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, भारत है तो भारत रहेगा। तो ये पहला नंबर पर क्षेत्रफल के अनुसार रहेगा, ये दूसरा नंबर पर रहेगा, ये तीसरा नंबर पर रहेगा, ये चौथा नंबर पर, ये पाँचवा नंबर पर, ये छठा नंबर पर, ये सातवां नंबर पर। तो भारत क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा क्रम है? तो सातवां नंबर पर। अब जनसंख्या के अनुसार देख लेते हैं। उसमें कौन कौन सा देश है। जनसंख्या के अनुसार देशों का क्रम, ये भी घटते क्रम में ही रहेगा। आप लोग ध्यान में रखिएगा, घटते क्रम। इसका भी ट्रिक है, ट्रिक से याद रखिएगा। CIA और IB पाकिस्तान गए, ये ट्रिक याद रहेगा। CIA और IB पाकिस्तान गए। दोस्तों, यहाँ पर ये जो CIA है अमेरिका का खुफिया एजेंसी का नाम है, और ये जो IB है, IB जो है भारत का खुफिया एजेंसी का नाम है। तो आप लोग ध्यान में नहीं रखिएगा, यहाँ सिर्फ ये ट्रिक याद रखिएगा। CIA और IB पाकिस्तान गए। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सा देश शामिल है। सी का मतलब हो जाएगा चीन, आई का मतलब हो जाएगा इंडिया यानी कि भारत, ए का मतलब हो जाएगा अमेरिका, और पर ध्यान नहीं देना, और को काट देना। आई का मतलब हो जाएगा इंडोनेशिया, बी का मतलब हो जाएगा ब्राज़ील। ये पाकिस्तान है तो ये पाकिस्तान रहेगा।
तो ट्रिक याद रहेगा, CIA और IB पाकिस्तान गए तो जनसंख्या के अनुसार जो भी देश है उसका क्रम आसानी से याद हो जाएगा। सी का मतलब हो जाएगा चीन, I का मतलब हो जाएगा इंडिया यानी कि भारत, A का मतलब हो जाएगा अमेरिका, और को काट देना है। IB में तो I का मतलब हो जाएगा इंडोनेशिया, बी का मतलब हो जाएगा ब्राज़ील, और पाकिस्तान है तो पाकिस्तान ही रहेगा। तो ये पहला क्रम पर कौन, अगर जनसंख्या के अनुसार कौन सा देश है तो चीन हो जाएगा, दूसरा नंबर पर भारत हो जाएगा, तीसरा नंबर पर अमेरिका हो जाएगा, चौथा नंबर पर इंडोनेशिया हो जाएगा, पांचवा नंबर पर ब्राज़ील हो जाएगा, और छठा नंबर पर पाकिस्तान हो जाएगा। तो देख उसमें क्या देखें कि क्षेत्रफल के अनुसार भी ब्राज़ील का क्रम पाँचवा नंबर पर आता था, और जनसंख्या के अनुसार भी ब्राज़ील का क्रम केवा नंबर पर आ गया, पाँचवा नंबर पर। तो वही प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है कि जो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में समान स्थान रखता है, तो कौन सा देश हो जाएगा, ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 2 रहेगा दोस्तों, देखते हैं क्या है। ये आप लोग ट्रिक याद रखिएगा। पूछा गया है प्रश्न में, फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर सी अटलांटिक महासागर, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फॉकलैंड जलधारा जो है वह अटलांटिक महासागर की जलधारा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अटलांटिक अटलांटिक महासागर की जलधारा कौन है, फॉकलैंड जलधारा। आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 3 है। पूछा गया है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, यानी कि कौन सा तत्व उपस्थित रहता है जिसके कारण से मिट्टी लाल दिखाई देता है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हीलियम, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी पोटास, और ऑप्शन नंबर डी जिंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोहा। ऑप्शन नंबर बी लोहा के कारण मिट्टी का रंग कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोहा। चलिए अब अगले प्रश्न पर पूछा गया है। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, बिहार दरोगा में भी ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कि कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बृहद हिमालय, ऑप्शन नंबर बी शिवालिक, ऑप्शन नंबर सी ट्रांस हिमालय, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहद हिमालय। इसका एक और नाम है, हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं बृहद हिमालय को। बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय इसी को भी बोला जाता है। तो बृहद हिमालय को दूसरा नाम क्या है, हिमाद्री। इसमें कौन कौन सा पर्वत श्रृंखला उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पूछा गया कंचनजंगा, वो भी लिख लेते हैं, कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत, कामेट और नामचा बड़वा। ये सब जो पर्वत श्रृंखला है, ये जो पर्वत श्रेणी, ये सब जो पर्वत श्रेणी, कंचनजंगा हो गया, नंदा देवी हो गया, नंगा पर्वत हो गया, कामेट हो गया और नामचा बड़वा हो गया, ये सब जो है वह बृहद हिमालय या हिमाद्री के क्षेत्र के अंतर्गत का पर्वत श्रृंखला है। ये आप लोग ध्यान में इसे रखिएगा। अगर प्रश्न यहाँ से पूछता है कि नंदा देवी है वो किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो आंसर हो जाएगा बृहद हिमालय, या कहीं कहीं पर हिमाद्री दे देगा, तो दोनों एक ही चीज़ है। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी में शिवालिक में कौन कौन आता है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है शिवालिक हिमालय की यह नवीनतम श्रेणी है, नवीनतम श्रेणी है।
ध्यान में रखिएगा। अगर पूछता है कि हिमालय का नवीनतम श्रेणी कौन सा है तो शिवालिक है। इसमें कौन सा देश आता है वो आप देख लेते हैं, इसमें कौन सा पर्वत आता है उसको देख लेते हैं। तो हरिद्वार और देहरादून, हरिद्वार और देहरादून किसके अंतर्गत आता है? शिवालिक के अंतर्गत आता है। ये आप लोग ध्यान में इसे रखिएगा। अब इसमें एक और लिखा हुआ ऑप्शन नंबर सी में ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में देख लेते हैं कौन कौन सा पर्वत श्रृंखला आता है। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में तो काराकोरम श्रेणी, उसके बाद में लद्दाख श्रेणी तथा जास्कर श्रेणी। ये तीन ऐसा श्रेणी है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी, जो कौन से हिमालय के अंतर्गत आता है तो वह ट्रांस हिमालय का ऐसा भाग है। काराकोरम का जो सर्वोच्च श्रेणी है उसका नाम होता है K2। ध्यान में आप लोग रखिएगा, K2 या इसी को गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। गॉडविन ऑस्टिन 86-11 मीटर ऊंचाई है इसका, गॉडविन ऑस्टिन का। तो काराकोरम का अगर पूछेगा कि सर्वोच्च श्रेणी कौन सा है तो गॉडविन ऑस्टिन है, जिसको शॉर्ट में K2 के नाम से भी जानते हैं। और यह कौन से हिमालय का अंतर्गत आता है तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। आप लोग ध्यान में इसे रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया था कि कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहद हिमालय। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, देख लेते हैं क्या है। पूछा गया है कि मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है, यानी कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल अवस्थित है, माने स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर बी 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर सी 10 डिग्री चैनल और ऑप्शन नंबर डी ग्रैंड चैनल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है वह मालदीव और मिनिकॉय के बीच अवस्थित है। ध्यान में इसे रखिएगा, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में अवस्थित है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री जो चैनल है वह लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में अवस्थित है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में अवस्थित है। अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल अवस्थित है, तब इसका आंसर क्या लगाना है, 9 डिग्री चैनल। अब ऑप्शन नंबर सी में है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल है वह छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। यानी कि 10 डिग्री चैनल कहाँ पर स्थित है तो छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है 10 डिग्री चैनल। एक और इसमें है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ग्रैंड चैनल। क्या है, ग्रैंड चैनल है वो है सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो ये 4 गो है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगर मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल पूछता है तब आंसर लगाना है 8 डिग्री चैनल। अगर लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच अगर मध्य पूछता है कि कौन सा चैनल है तब आंसर लगाना है 9 डिग्री चैनल।
उसके बाद में छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है, तो 10 डिग्री चैनल। और अगर पूछता है कि सुमात्रा और निकोबार के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है, तो ग्रैंड चैनल। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि मालदीव और मिनिकॉय के मध्य, तब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। पूछा गया है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, यानी कि रोहिला जो राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। इसमें से और महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा कि जो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पहाड़ी मुर्गा के लिए। पहाड़ी मुर्गा या पहाड़ी तेंदुआ, कस्तूरी मृग, ये सब के लिए प्रसिद्ध है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है गोवा। तो गोवा में भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है। आप लोग ध्यान में रखिएगा उद्यान। अगर पूछता है कि भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तब आंसर लगाना है गोवा। अब ऑप्शन नंबर सी में है, देख लेते हैं क्या है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछता है तब उसका आंसर क्या लगाना है, मध्य प्रदेश। और ऑप्शन नंबर ए में था पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में जानते हैं भी हैं हम लोग सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ से हम लोग इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान का डिस्कस किए कौन कौन सा है। तो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछेगा तो कौन सा राज्य में है, गोवा में। अगर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूछता है तो कौन सा राज्य में है, मध्य प्रदेश में। अगर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पूछता है तो कौन सा राज्य में है, पश्चिम बंगाल में। अगर रोहिला राष्ट्रीय उद्यान पूछता है तो वो तो है हिमाचल प्रदेश में। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पहाड़ी मुर्गा, पहाड़ी तेंदुआ और कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। तब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 का डी। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, देखते हैं क्या है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1967-68, ऑप्शन नंबर बी 1976-77, ऑप्शन नंबर सी 1983-84 और ऑप्शन नंबर डी 1987 से 89। तब द्वितीय हरित क्रांति के बारे में पूछा जा रहा है, तब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1983-84 में द्वितीय हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था। अगर प्रथम पूछता है, प्रथम हरित क्रांति, तब आप लोग ध्यान में रखिएगा 1967-68 ईस्वी में प्रथम हरित क्रांति हुआ था। जबकि द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था, 1983-84। आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर प्रथम हरित क्रांति पूछता है तो
1968 में। तो यहाँ पर द्वितीय पूछा था, तब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1983-84। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पूछा गया है कि कुल्सी एवं धनश्री किसकी सहायक नदी है। नदियों से प्रश्न आ गया है कि कुल्सी और जो धनश्री है कि कौन सी नदी का सहायक नदी है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए यमुना, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन नंबर डी चंबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कुल्सी और धनश्री जो सहायक नदियां हैं दोस्तों, वह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। और देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन कौन है। यहाँ पर तो दे दिया गया है कुल्सी, धनश्री, मानस और तीस्ता। ये भी आप लोग ध्यान में रखिए, ये 4 नदियां हैं, कुल्सी, धनश्री, मानस और तीस्ता। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर पूछता है कि मानस कौन सा नदी का सहायक नदी है, तो आंसर क्या लगाना है? ब्रह्मपुत्र। और इसमें देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए में है यमुना। यमुना के भी सहायक नदी के बारे में देख लेते हैं। यमुना सबसे पहले जान लीजिए कि यमुना जो नदी है यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना क्या है? यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना। इसकी सहायक नदियों में देख लेते हैं। यमुना की सहायक नदी में केन, बेतवा, केन हो गया, बेतवा हो गया, ये सब जो नदी है वह किसका सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी। आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर पूछता है कि केन किसका सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी। बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है। एक और इसमें आता है चंबल। चंबल नदी भी जो है वह किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, केन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी, वह किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। और एक यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर पूछता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यह यमुना है। और केन, बेतवा और चंबल किसकी सहायक नदी है? तो यह यमुना की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है कृष्णा। कृष्णा के सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले भीमा, मुस्सी, भीमा हो गया, मुस्सी हो गया, दूधगंगा हो गया, दूधगंगा, पंचगंगा, मालप्रभा। ये सब जो नदियां हैं, भीमा नदी, मुस्सी नदी, दूधगंगा नदी, पंचगंगा नदी, मालप्रभा नदी, ये सब जो नदियां हैं वह कृष्णा की सहायक नदी है। आप लोग ध्यान में से रखिएगा। अगर पूछता है कि भीमा किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा की सहायक नदी है। मुस्सी भी कृष्णा की है, दूधगंगा भी कृष्णा की है, पंचगंगा भी कृष्णा की है और मालप्रभा भी कृष्णा की सहायक नदी है। तो दोस्तों ये सब जो भी यहाँ पर हम पॉइंट बता रहे हैं, ये सब पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अगर बनता है तो आप लोग आसानी से बना के आइएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 है। देखते हैं क्या है। पूछा गया है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि पहला परमाणु रिएक्टर के बारे में पूछ रहा है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए तारापुर, ऑप्शन नंबर बी काकरापारा, ऑप्शन नंबर सी नरोरा और ऑप्शन नंबर डी रावतभाटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तारापुर। ऑप्शन नंबर ए तारापुर। तारापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पड़ता है। तो यह भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। आप लोग ध्यान में इसे रखिएगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर तारापुर है। और ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं। काकरापारा। काकरापारा जो है वह गुजरात में है। काकरापारा कहाँ का है?
वह गुजरात का है, नरोरा। ऑप्शन नंबर सी में है नरोरा। नरोरा, नरोरा जो है यह यूपी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का परमाणु रिएक्टर है, उत्तर प्रदेश में है। और ऑप्शन नंबर डी में रावत भाटा, रावत भाटा, रावत भाटा जो है राजस्थान, राजस्थान। ध्यान में आप लोग रखिएगा, र से रावत भाटा, र से राजस्थान, ये आसानी से याद हो जाएगा। एक और आता है इसी में कैगा, वो भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, पॉइंट बना के लिख देते हैं। कैगा, कैगा यह कर्नाटक का है, कर्नाटक का है। तो ये आप लोग महत्वपूर्ण परमाणु रिएक्टर है, ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ से प्रश्न पूछता है तो आसानी से आप लोग बना के आइएगा। अगर पूछता है कि ये तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है, कहाँ पड़ता है, किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। अगर पूछता है काकड़ापाड़ा कहाँ का है, तो यह गुजरात का है। उसका नरोरा कहाँ का है, वह उत्तर प्रदेश का है। रावत भाटा कहाँ का है, राजस्थान का। कैगा कहाँ का है, कर्नाटक। क से कैगा, क से कर्नाटक। इस तरह से इसको याद करिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर। 9 का ए हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, देखते हैं क्या है। पूछा गया कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया, यानी कि वन संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया, कब पारित किया गया। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1960, ऑप्शन नंबर बी 1972, ऑप्शन नंबर सी 1980 और ऑप्शन नंबर डी 1986। तब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1980, वन संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी 1980, ध्यान में आप लोग रखिएगा। वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम को 1980 में पारित किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, 1980। इसमें एक और पूछता है, ये तो वन संरक्षण अधिनियम, एगो पूछेगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, अधिनियम। अगर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछेगा तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा 1986 से लागू किया गया, 1986 ईस्वी, ये 1980। वन संरक्षण अधिनियम पूछेगा तो क्या लगाना है आंसर, 1980। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अगर पूछता है तो 1986। एगो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम, ये 1972, ध्यान में रखिएगा 1972 ईस्वी। तो 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट पूछा जाता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर वन संरक्षण अधिनियम अगर पूछता है तब आंसर लगाना है 1980। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अगर पूछता है तो अब आंसर लगाना है 1986। अगर वन जीव संरक्षण अधिनियम पूछता है तब उसका आंसर हो जाएगा 1972। यहाँ वन संरक्षण अधिनियम है, यहाँ वन जीव संरक्षण अधिनियम, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तब यहाँ से ये जो पॉइंट है आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब इसको मिटाते हैं और अगले प्रश्न पर आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोग ध्यान में से रखिएगा, यानी कि 10 का सी हो जाएगा 1980, क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम पूछा गया था। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 11 है। पूछा गया है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, यानी कि राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन से राज्य में। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड और ऑप्शन नंबर डी केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है, तो यह पड़ता है उत्तराखंड में। उसके बाद में इसमें एक और आता है जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों जो राष्ट्रीय उद्यान है वह पड़ता है उत्तराखंड, उत्तराखंड में, आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक और है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, वो भी है गंगोत्री
गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? ये भी है उत्तराखंड में। 3 गो उत्तराखंड से आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से 3 गो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में अभी कुछ देर पहले बताया है प्रीवियस क्वेश्चन में कि वहाँ रोहिला राष्ट्रीय उद्यान था। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? HP यानी कि हिमाचल प्रदेश में। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहाड़ी मुर्गा और पहाड़ी तेंदुआ के लिए कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध था। ये ऑप्शन नंबर ए का था। ऑप्शन नंबर बी में है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है एगो, चंद्रप्रभा, दुधवा तथा चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगर पूछता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तब आंसर लगाना है उत्तर प्रदेश। अगर पूछता है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो भी उत्तर प्रदेश में। आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में ऑप्शन डी को देखते हैं, केरल। तो केरल में पेरियार तथा पेरम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान। पेरम्बी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में। तो केरल से 2 राष्ट्रीय उद्यान को याद करना है। सबसे पहले पेरियार और उसके बाद में पेरम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान। ये भी कहाँ से है? तो केरल में अवस्थित है। तो अगर पूछता है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में दुधवा तथा चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश। पेरियार तथा पेरम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछता है तो कहाँ है, कौन सा राज्य में? केरल में। उसके बाद में ऊपर हम बता दिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, वो है उत्तराखंड में। यहाँ से आप लोग ये सब महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान को याद कर लीजिएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 12 है। देखते हैं क्या है। पूछा गया है कि भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितना है? कुल तटीय भाग का पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 15,200, ऑप्शन नंबर बी 7016.5, ऑप्शन नंबर सी 6100 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, कुल तटीय भाग की लंबाई, याद रखिएगा, कुल तटीय भाग की लंबाई जो है 7516.5 किलोमीटर है। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। कितना है? अगर पूछता है कि भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितना है, तो आंसर क्या होगा? 7516.5 किलोमीटर। ऑप्शन किसी भी ऑप्शन में है नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। तो स्थल सीमा की लंबाई है। स्थल सीमा की अगर लंबाई पूछते हैं, स्थल भाग की लंबाई कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है। अगर स्थल सीमा की लंबाई पूछता है, स्थल भाग की लंबाई पूछता है, तो कितना है? 15,200। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, 6100 किलोमीटर। ये जो है 6100 किलोमीटर, यह मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई यहाँ से 3 पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहले अगर पूछता है कि भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितना है, तो 7516.5 किलोमीटर। उसके बाद में स्थल भाग की लंबाई अगर पूछेगा तो 15,200 किलोमीटर। अगर पूछता है मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना है, तब इसका आंसर लगाएंगे 6100
किलोमीटर। तो यहाँ पर पूछा गया था भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई, जो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कितना होता है 7516 यानी कि 7516.5 किलोमीटर होता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा कुल तटीय भाग की लंबाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 13 है, देखते हैं क्या है। पूछा गया है कि किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मंगल, ऑप्शन नंबर बी बुध, ऑप्शन नंबर सी शुक्र और ऑप्शन नंबर डी शनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुध, ऑप्शन नंबर बी बुध। बुध से और पॉइंट याद रखेगा कि बुध और शुक्र, बुध और शुक्र, बुध और शुक्र ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। यहाँ पर पूछा था प्रश्न किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है, तब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुध। अब बुध से ये भी पॉइंट याद रखिएगा, अगर पूछता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, तब आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 14 है। पूछा गया है कि बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। बाबा बुदन की जो पहाड़ी है वह कौन से राज्य में है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक और ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। तो बाबा बुदन की जो पहाड़ी है दोस्तों वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक, कर्नाटक राज्य में बाबा बुदन की पहाड़ी अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 15 पर आते हैं, देखते हैं 15 क्या है। पूछा गया है कि शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन नंबर बी शिवालिक, ऑप्शन नंबर बी शिवालिक, ऑप्शन नंबर सी हिमाद्री और ऑप्शन नंबर डी लघु हिमालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी लघु हिमालय। शिमला, मसूरी, कुल्लू तथा मनाली, ये सब जो क्षेत्र है, क्षेत्र लघु हिमालय का भाग है। लघु हिमालय, लघु हिमालय, हिमालय, लघु हिमालय या निम्न हिमालय भी इसको बोलते हैं। लघु हिमालय या निम्न हिमालय, निम्न हिमालय। लघु हिमालय और ये सब क्षेत्र हैं। शिमला, कुल्लू, मसूरी, मनाली अगर पूछता है कि वह कौन से हिमालय के अंतर्गत आता है, तो ये सब लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो आप पहले भी बता चुके हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन आता है, ऑप्शन नंबर ए में जो है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, 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 जास्कर तथा लद्दाख, ये सब जो श्रेणी है किसके अंतर्गत आता है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। शिवालिक के अंतर्गत आता है, हिमालय की नवीनतम श्रेणी है, ये भी बताया है। बी में जो है शिवालिक, शिवालिक है, हिमालय की नवीनतम श्रेणी है, नवीनतम श्रेणी, नवीनतम श्रेणी है। हरिद्वार और देहरादून इसी के अंतर्गत आता है। हरिद्वार, हरिद्वार तथा देहरादून, देहरादून, हरिद्वार तथा देहरादून किसके अंतर्गत आता है, शिवालिक के अंतर्गत आता है। उसके बाद में एक और है हिमाद्री, जो बृहद हिमालय है, उसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में है हिमाद्री, हिमाद्री, हिमाद्री का एक और नाम से जाना जाता है बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय, बृहद हिमालय,
बृहद हिमालय, इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट, सर्वोच्च श्रेणी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है माउंट एवरेस्ट। उसके बाद में नामचा बरवा, नामचा बरवा। उसके बाद में नंदा देवी, नंदा देवी, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। उसके बाद में कंचनजंगा, कंचनजंगा तथा कामेट, कामेट। तो ये सब जो पर्वत श्रेणियां है वो कहाँ पर है, किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? हिमाद्री या बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो माउंट एवरेस्ट, नामचा बरवा, नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा तथा कामेट और हिमाद्री के अंतर्गत आता है। शिमला, मसूरी, कुल्लू, मनाली या इसके अंतर्गत और आता है पर्वत श्रेणी अगर देख लेते हैं लघु हिमालय, निम्न हिमालय में, तो पीर पंजाल और धौलाधर, ध्यान में रखिएगा इसके अंतर्गत कौन कौन से आता है। और पीर पंजाल, पीर पंजाल, धौलाधर, धौलाधर, धौलाधर। महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी। ये सब जो श्रेणियां हैं, पीर पंजाल हो गया, धौलाधर श्रेणी हो गया, महाभारत श्रेणी हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो ये सब आता है हिमालय के, लघु हिमालय या निम्न हिमालय के अंतर्गत आता है। जब अगर पूछता है शिमला, मसूरी, कुल्लू तथा मनाली, ये भी किसके अंतर्गत आता है? तो हिमालय के अंतर्गत, लघु हिमालय के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद में अगर पूछता है कि काराकोरम, जास्कर तथा लद्दाख श्रेणी किसके अंतर्गत आता है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। उसके बाद में अगर पूछता है कि शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो हरिद्वार तथा देहरादून जो हिमालय की नवीनतम श्रेणी है। हिमालय की कैसा श्रेणी है दोस्तों? नवीनतम श्रेणी है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 16 है, देखते हैं क्या है। पूछा गया है कि दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, यानी कि दीनदयाल जो बंदरगाह है वह कौन से राज्य में स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गोवा, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी गुजरात और ऑप्शन नंबर डी केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गुजरात, गुजरात। दीनदयाल जो बंदरगाह है वह कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है, ए पर ध्यान देते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है गोवा। तो गोवा में जो बंदरगाह है वो है मरमा गोवा। मरमा गोवा जो बंदरगाह है वह कहाँ पर पड़ता है? वह गोवा में पड़ता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर ऑप्शन नंबर बी में है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो बंदरगाह है उसको हम नहावा सोवा के नाम से जानते हैं। नहावा सोवा, नहावा सोवा बंदरगाह कहाँ है? तो वह महाराष्ट्र में है, आप लोग ध्यान में इसे रखिएगा। उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी में है केरल। तो केरल में कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि जो बंदरगाह है वह कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 17 होगा दोस्तों, देखते हैं क्या है। पूछा गया है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है, यानी कि दलहन जो शोध संस्थान है वह किस राज्य में स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी भोपाल, ऑप्शन नंबर सी कानपुर और ऑप्शन नंबर डी मेरठ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। कानपुर, कानपुर में भारतीय दलहन शोध संस्थान है। और कानपुर में एक और है, उसको भी ध्यान में रखना है, चीनी तकनीकी संस्थान। चीनी तकनीकी संस्थान भी कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। तो दो को याद रखिएगा, एक दलहन वाला भी और एक चीनी वाला भी, दोनों कहाँ है? कानपुर में है। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 18 होगा दोस्तों, देख लेते हैं क्या है। पूछा गया है कि
कि पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करता है, यानी कि कितना भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5 और ऑप्शन नंबर डी 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 5 ऐसे भारतीय राज्य हैं जिसकी सीमा बांग्लादेश से लगता है। तो उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। अगर ट्रिक याद रहेगा तो आप लोग को 5 राज्य याद हो जाएगा। ट्रिक क्या है देख लेते हैं। ट्रिक है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, ममता बनर्जी बांग्लादेश से जो भी राज्य छूता है उसको आज हम ट्रिक के माध्यम से देख लेंगे। इसमें देखते हैं क्या है। एम, एम का मतलब हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम। ए का मतलब क्या हो जाएगा असम। एम का मतलब हो जाएगा मेघालय। टी का मतलब हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा। एक पद यहाँ नहीं देना है, एक को क्या कर देना है काट देना है। बनर्जी, बनर्जी का मतलब हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो ये 5 ऐसा राज्य है जिसकी सीमा किससे लगता है बांग्लादेश से। ध्यान में रखिएगा किससे, बांग्लादेश किससे लगता है बांग्लादेश से लगता है। ठीक क्या है ममता बनर्जी याद रखिएगा। तो आप लोग को आसानी से बांग्लादेश से जो भी सीमा भारतीय राज्य का लगता है वो आसानी से याद हो जाएगा ममता बनर्जी। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा था कि कितने भारतीय राज्य थे जिसकी सीमा साझा करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। 5 कौन कौन राज्य हैं तो मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, देखते हैं क्या है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, यानी कि इन 4 गो ऑप्शन इसमें से कोई एक ऐसा नदी है जो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है मुस्सी, ऑप्शन नंबर बी है कोयना, ऑप्शन नंबर सी है दूधगंगा और ऑप्शन नंबर डी है जालंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान में रखिएगा क्या है जालंगी। जालंगी इसका सही आंसर हो जाएगा। जालंगी जो है वह हुगली की सहायक नदी है। हुगली नदी की सहायक नदी है कौन सी जालंगी नदी। बाकी इसमें जो दिया हुआ है मुस्सी, कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, ये जितना नदियां हैं ये सब किसका सहायक नदी है, ये सब कृष्णा की सहायक नदी है। किसका है कृष्णा नदी की सहायक नदियां है। ध्यान में रखिएगा कौन मुस्सी, कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, मालप्रभा, दूधगंगा और पंचगंगा किसकी सहायक नदी है कृष्णा की सहायक नदी है। जबकि जालंगी किसकी सहायक नदी है हुगली की सहायक नदी है। तो इसमें पूछा गया था कि कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी जालंगी नदी। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 20 है। पूछा गया है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है, यानी कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन सा ज्वालामुखी है जिसको कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए कोलिमा ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर बी एटेना ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर सी फ्यूजियामा ज्वालामुखी और ऑप्शन नंबर डी स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्ट्रोम्बोली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आप लोग ध्यान में इसे रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 21 है। क्या है पढ़ते हैं। पूछा गया है कि भारत में किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार सर्वाधिक है, यानी कि भारत में कौन सा मृदा का विस्तार बहुत ज़्यादा है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए काली मृदा, ऑप्शन नंबर बी लैटेराइट मृदा, ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मृदा और ऑप्शन नंबर डी लाल मृदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में ज़्यादा है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का क्या हो जाएगा? सी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का विस्तार भारत में सबसे ज़्यादा है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 22 रहेगा। देखते हैं क्या है। पूछा गया है कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, आप लोग इसे ध्यान में याद कर लीजिएगा। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी पंजाब और ऑप्शन नंबर डी केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में पड़ता है। मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम कौन से राज्य में पड़ता है? तो मिजोरम में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, कीबुल, कीबुल लामजाओ, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान ये जो पड़ता है, ये पड़ता है मणिपुर में। मणिपुर में अगर पूछा जाता है कि कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो इसका आंसर क्या देना है? मणिपुर। लेकिन अगर पूछता है कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी में है केरल। तो केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और एक होता है पेरम्बिकुलम। पेरियार, पेरियार तथा पेरम्बिकुलम, पेरियार तथा पेरम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है केरल में। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मिजोरम में कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर और पेरियार तथा पेरम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ेगा? यह केरल में पड़ेगा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 23 है। क्या है पढ़ते हैं। पूछा गया है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? यानी कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो शुरुआत हुआ था कब किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1958, ऑप्शन नंबर बी 1962, ऑप्शन नंबर सी 1969 और ऑप्शन नंबर डी 1972। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1962। इसका शुरुआत पूछ रहा है, तो शुरुआत कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। यानी कि 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 24 है। देखते हैं क्या है। पूछा गया है कि धारला निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी चंबल और ऑप्शन नंबर डी महानदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र धारला जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसका और सहायक नदियाँ उसको हम देख लेते हैं। कुलसी, कुलसी, धनसिरी, धनसिरी, उसके बाद में हो गया धारला, मानस तथा तीस्ता। तीस्ता ये जितना भी नदियां हैं, यह किसकी सहायक नदी है? यह ब्रह्मपुत्र की सहायक है, सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कौन कौन है एक बार फिर से पढ़ देते हैं। कुलसी, धनसिरी, धरला, मानस और तीस्ता किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चंबल जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है चंबल। चंबल यह यमुना की सहायक नदी, यमुना, यमुना, यमुना की सहायक नदी कौन सा है? चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। उसके बाद में एक महानदी दिया गया है, तो तेल नदी जो है वह महानदी की सहायक नदी है। तेल नदी आप लोग ध्यान में से रखिएगा। महानदी की सहायक नदी, महानदी की सहायक नदी कौन सा है? तेल। तेल जो नदी है, तेल नदी ध्यान में रखिएगा। तेल नदी जो है वह किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। सहायक, महानदी की सहायक नदी कौन सा है? तेल नदी। तो यहाँ पर धारला पूछा था कि धारला निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र।
अब आज का लास्ट प्रश्न है, देख लेते हैं क्या है। 25वां प्रश्न है, पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भारत और भूटान, ऑप्शन नंबर बी भारत और नेपाल, ऑप्शन नंबर सी भारत और पाकिस्तान, और ऑप्शन नंबर डी भारत और बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी भारत और नेपाल। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, कौन सा? तो पंचेश्वर परियोजना। एक कोसी परियोजना भी, वो भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, कोसी परियोजना, कोसी परियोजना। ये भी कोसी जो परियोजना है ये भी किस कौन से देश के साथ है? तो भारत और नेपाल। और एक पंचेश्वर परियोजना भी है, वो भी भारत और नेपाल भी। पंचेश्वर परियोजना। ये दोनों जो परियोजना है, ये दोनों परियोजना कहाँ के हैं? भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये 25 प्रश्नों का सिलसिला खत्म हुआ। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।